आज हम बात करेंगे कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में ईसीजी चेंज क्या होती है और इफ़ पेशेंट का ऑलरेडी लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है कोई कारण से, मानिए डिजनरेशन हो गई और या फिर एमआई हुई पास्ट में और उसका लेफ्ट बंडल ब्रांच पहले ही से ही ब्लॉक है और उसके बाद में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुई, तो हम कैसे पहचानेंगे एसटी एलिवेशन इन लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, क्योंकि हमें डिफ़िकल्टी होती है पहचानने में वेदर एसटी इज एलिवेटेड और नॉट इन लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी ऑफ ईसीजी। सो आज हम वही डिस्कस करेंगे। सो पहले हम विल डिस्कस व्हाट इज़ द मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न इन लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, और वो समझने से पहले हम समझ लेते हैं नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम। तो नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम ये हमारी नॉर्मल हार्ट हुई और ये चैम्बर्स हुई और ये ऐसे नोड है, ये करंट डिपोलराइज करके ये भी नोड को डिपोलराइज करेगी, उसके बाद ये करंट लेफ्ट बंडल ब्रांच में जाएगी और राइट बंडल ब्रांच में जाएगी। और आप सब जानते हैं यहाँ पर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होती है और ये जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है ना, ये मोटी होती है राइट बंडल ब्रांच की कंपैरिजन में, क्योंकि इसको ज़्यादा मसल मास डिपोलराइज करनी है। इधर का मसल मास ज़्यादा होता है, राइट वेंट्रिकल का मसल मास कम होता है, इसलिए मोटी करंट मोटी बंडल होती है, इसलिए करंट भी ज़्यादा होती है इसमें। इसलिए ज़्यादा करंट जिधर ज़्यादा होता है उधर से कम की ओर फ्लो करती है। तो करंट इधर ज़्यादा है तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम नॉर्मली लेफ़्ट टू राइट की ओर डिपोलराइज करती है, क्योंकि करंट तो इधर ज़्यादा है ना, तो करंट तो इधर से इधर फ्लो करेगी। इसीलिए आप V5 V6 लीड में क्या देख सकते हैं कि हल्का क्यू वेव आ रही है छोटी सी, क्योंकि करंट इधर से इधर जा रही है। और वही डिफ्लेक्शन आपकी V1 V2 साइड में आप छोटी सी आर वेव देख सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करती है कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम डिपोलराइज हो रही है। उसके बाद नॉर्मली क्या होता है कि लेफ्ट बंडल ब्रांच इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को डिपोलराइज कर दी, अब वेंट्रिकल को डिपोलराइज करेगी। तो वेंट्रिकल को डिपोलराइज करेगी तो क्या होगा कि करंट ये सब को डिपोलराइज करेगी तो इधर की ओर जाएगी करंट। तो इसलिए करंट ज़्यादा ही वोल्टेज की आर वेव इधर देखने को मिलेगी आपको V5 V6 में, क्योंकि ज़्यादा मसल मास है इसलिए ज़्यादा करंट इधर की ओर जाएगी। और उसी वक्त राइट बंडल ब्रांच भी डिपोलराइज कर रही है राइट वेंट्रिकल को, इसीलिए करंट इधर की ओर जाएगी। तो आप सोचेंगे कि इधर करंट इधर की ओर जाएगी तो V1 V2 में भी फिर बड़ी सी आर वेव देखने को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होती है? क्यों बड़ी सी यस वेव देखने को मिलती है? क्योंकि ज़्यादा मसल मास इधर का है और थोड़ी मसल मास इधर है, इसीलिए ये दोनों का नेट वेक्टर निकालना पड़ता है। और नेट वेक्टर जब निकालेंगे तो इधर ही ज़्यादा करंट देखने को मिलेगी आपकी, इफ़ हार्ट इज़ नॉर्मल, इफ़ इट डज नॉट हैज़ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। इसीलिए आपको छोटी आर इधर देखने को मिलेगी और बड़ी सी एस V1 V2 साइड की लीड में देखने को मिलती है। ये नॉर्मल है और यही नॉर्मल प्रोग्रेशन होती है आर वेव की। V1 से V6 की ओर जाएंगे तो ये आर वेव बढ़ती 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 बड़ी होती चली जाएगी। अब आइए बात करते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक की। तो लेट मी ड्रॉ द हार्ट अगेन। और इस वक्त समझिए कि लेफ्ट बंडल ब्रांच है ना, ये डेड हो चुकी है। कोई एमआई हुई थी पेशेंट को और इसका जो आर्टरी सप्लाई था वो ब्लॉक हो गई और लेफ्ट बंडल ब्रांच काम नहीं करती है। अभी पेशेंट का राइट बंडल ब्रांच इंटैक्ट है मानिए, राइट। तो करंट तो अब इस ओर की ओर नहीं जाएगी, करंट तो अब राइट बंडल ब्रांच में जाएगी। अब पहले जो मैंने डिस्क्राइब किया था कि इधर करंट ज़्यादा होती है इसलिए अब इधर से इधर डिपोलराइज करता है वेंट्रिकुलर सेप्टम, लेकिन अब ये नहीं होगी। इसीलिए आप V5 V6 में जो क्यू वेव देखते थे अब वो क्यू वेव नहीं देखने को मिलेगी लेफ्ट बंडल ब्रांच में, क्योंकि करंट अब इधर से इधर डिपोलराइज नहीं कर रही है। यही राइट बंडल ब्रांच ही इसको इधर से डिपोलराइज करेगी, इसीलिए छोटी सी आर देखने को मिल सकती है आपको, क्योंकि करंट छोटी है
वेंट्रिकुलर सेप्टम को डिपोलराइज करने के लिए कितना ही करंट की आवश्यकता है, कम ही वोल्टेज डिपोलराइज कर लेगी। ये मसल को डिपोलराइज करने के लिए ना ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता होती है। जैसे इसको डिपोलराइज करना है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर मसल मास ज़्यादा है, ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होगी। इस साइड का डिपोलराइज करने के लिए कम ही वोल्टेज में डिपोलराइज कर देगी। और वेंट्रिकुलर सेप्टम तो छोटी सी मसल होती है, तो उसको डिपोलराइज करने के लिए ज़्यादा करंट की आवश्यकता नहीं है। तो इस साइड में आप छोटी सी आर वेव देख सकते हैं। और अब क्या है कि राइट बंडल ब्रांच तो इंटैक्ट है, तो राइट बंडल ब्रांच डिपोलराइज करेगी, तो डिपोलराइज करके इस सब को डिपोलराइज करेगी। तो राइट वेंट्रिकुलर साइड में राइट वेंट्रिकुलर डिपोलराइज होगी। तो आई मीन राइट प्रीकॉर्डियल लीड में आप क्या पैटर्न देखेंगे, छोटी सी आर वेव इधर भी देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको यस वेव स्लर्ड होगी। क्या स्लर्ड कहने का मतलब ये वाइड जैसा हो गया ना, ये आर हो और स्लर्ड यस वेव, स्लर्ड यस वेव देखने को मिलती है V1 V2 में। स्लर्ड क्यों होती है? क्योंकि करंट तो राइट वेंट्रिकल को तो डिपोलराइज कर दी राइट। अब करंट को तो इधर जाना है, तो इधर जाना है, तो ये तो मायोसाइट की मायोसाइट होते होते जाएगी, गैप जंक्शन होते होते, इसीलिए टाइम लगेगी। तो इसलिए स्लर्ड आती है इस साइड में। और इस साइड का लेफ्ट साइडेड प्रीकॉर्डियल लीड में क्या होता है कि अब AC पैटर्न आती है, क्या R पैटर्न आती है। ये बड़ी सी R बाद में आती है, क्योंकि बड़ी सी वोल्टेज बाद में आती है, क्योंकि जो ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर मसल मास है ये तो शुरू में डिपोलराइज नहीं हुआ था, शुरू में तो राइट वेंट्रिकुलर डिपोलराइज हुआ था। अब करंट इधर से इधर धीरे धीरे की ओर पूरे जा रही है, तो करंट तो ज़्यादा तो इधर जाएगी ना, क्योंकि मसल मास ज़्यादा है इधर, इसलिए बाद में बड़ी R आएगी। इसलिए आप AC छोटी R उसके बाद बड़ी R पैटर्न देखते हैं, इसको बोलते हैं R पैटर्न इन लेफ्ट साइडेड प्रीकॉर्डियल लीड्स। और वही राइट साइडेड प्रीकॉर्डियल लीड्स में ऐसा स्लर्ड वेव देखने को मिलेगी आपको लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में। और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में आपकी एक्सिस डेविएशन किधर होती है? लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होती है। नॉर्मल कार्डियक एक्सिस कितना होती है? ये 90 से -30 के बीच में होती है नॉर्मल कार्डियक एक्सिस, इस बीच में। लेकिन लेफ्ट बंडल ब्रांच जब ब्लॉक हो गई तो एक्सिस इस रेंज में फॉल करती है, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, राइट। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो ये लेफ्ट बंडल ब्रांच तो ब्लॉक हो गई है, राइट, तो डिपोलराइजेशन तो एबनॉर्मल हो रही है। पहले इधर का वेंट्रिकल डिपोलराइज हो रही है, बाद में इधर का डिपोलराइज हो रही है। जबकि नॉर्मली क्या होती थी कि दोनों साइमल्टेनियसली डिपोलराइज होती थी और साइमल्टेनियसली रिपोलराइज होती थी। लेकिन अब डिपोलराइजेशन सीक्वेंस तो अल्टर हो गया है, इधर डिपोलराइज करेगी, बाद में इधर जाएगी, इसीलिए अब रिपोलराइजेशन सीक्वेंस भी अल्टर हो जाएगी। जो पहले डिपोलराइज किया था वो पहले रिपोलराइज करेगी, तो रिपोलराइजेशन इधर से शुरू होगी, बाद में इधर जाएगी। इसलिए आप रिपोलराइजेशन एबनॉर्मलिटी देख सकते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक की ECG में। रिपोलराइजेशन एबनॉर्मलिटी कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो मैंने ये बोला था ना V5 V6 में ऐसा पैटर्न आए, R पैटर्न आए, राइट, ये बड़ी सी R आए। तो अब जो ये J पॉइंट है ना, J पॉइंट कहते हैं कि जो इंड होता है यस पॉइंट को, जो यस वेव इंड होता है, ये थोड़ी सी नीचे चली जाएगी, इसको हम बोलते हैं ST डिप्रेशन, और ट्रू वेव इन्वर्टेड हो जाएगी। ये डिफ्लेक्शन इधर की ओर है, तो ट्रू वेव इधर डिफ्लेक्ट करेगी और डिप्रेशन हो जाएगी। इसी को बोलते हैं हम रिपोलराइजेशन एबनॉर्मलिटी, क्योंकि डिपोलराइजेशन भी एबनॉर्मलिटी है तो रिपोलराइजेशन भी एबनॉर्मलिटी होगा। तो ऐसा पैटर्न इधर का लीड में देखने को मिलेगा। और इधर का लीड में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ऐसा है ना, ये ज़्यादा इधर गया है, इसलिए अब ऊपर जाएगा J पॉइंट। नॉर्मल लेवल E है, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, तो इधर जाएगी और टी वेव इधर जाएगी। तो टी वेव पॉजिटिव इधर गई, और क्योंकि यस वेव ज़्यादा निगेटिव थी, और ज़्यादा निगेटिव होने के कारण से ये इलिवेट हो गए, ST इलिवेशन हो गई। तो आप ऐसा पैटर्न देखेंगे
तो आपको सस्पिशियस होगा कि इधर एस टी एलिवेशन है, इधर एस टी डिप्रेशन है, तो ये एस टी एलिवेशन EMI है कि नहीं है, इसमें तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा क्योंकि रिपोलराइजेशन एबनॉर्मल होगी ये LBB में। इसीलिए हमको एक क्राइटेरिया की ज़रूरत है जिसको हम बोलते हैं एस्कार्बोसा क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया आपको हेल्प करेगी कि ये ST एलिवेशन EMI है कि नहीं है LBB पैटर्न ECG में। ये एस्कार्बोसा एक लेडी थी, उसने स्टडी की थी बहुत सी EMI पेशेंट में, ST एलिवेशन EMI पेशेंट में, और शी एंड हर टीम डिस्क्राइब्ड सम क्राइटेरिया that help you to differentiate ST elevation EMI, true ST elevation EMI rather than repolarization abnormality। तो वो क्राइटेरिया क्या कहती है कि नॉर्मली ये तो डिप्रेशन होती है, जिधर मान लीजिए कि इधर ज़्यादा वोल्टेज है तो अपोजिट की ओर डिप्रेशन होती है। मान लीजिए कि डिप्रेशन नहीं है, ऐसा पैटर्न है, मान लीजिए ऐसा है और AC है, AC पैटर्न, एलिवेशन है और TF भी AC है, तो ये QRS पॉजिटिव है, ज़्यादातर पॉजिटिव है और TF भी पॉजिटिव आ रहा है और J पॉइंट भी उसी डायरेक्शन में है। इसको हम बोलते हैं कॉन्कोर्डेंस। तो ऐसा पैटर्न यदि आप देखते हैं तो वो ST एलिवेशन EMI हो सकती है, राइट। और यहाँ पर जो हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, एलिवेशन है, क्योंकि ज़्यादा निगेटिव वेव, ज़्यादातर वेव क्या है, निगेटिव है, इसलिए डिस्कॉर्डेंस है। तो डिस्कॉर्डेंस तो LBB में नॉर्मल है। मान लीजिए कि यहाँ पर भी कॉन्कॉर्डेंस देखने को मिलती है आपको, AC है, ज़्यादा है और AC पैटर्न है, तो नॉर्मली तो LBB है, तो इसको तो अपोजिट साइड में जाना चाहिए था, डिस्कॉर्डेंस होना चाहिए था, क्योंकि रिपोलराइजेशन एबनॉर्मलिटी होनी है, लेकिन डिप्रेशन है और TF भी उसी डायरेक्शन में है, तो A भी एबनॉर्मल हो गई। तो A आपको सजेस्ट करती है कि इस्केमिया के कारण से ST डिप्रेशन हुई है, राइट। समझे कि नहीं समझे, आई डोंट नो वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट, यू कैन प्ले इट बैक इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड। और तीसरा जो क्राइटेरिया है क्या है कि ये जो देखते हैं आप, यहाँ पर तो एलिवेशन हुई है, राइट, कुछ इधर ज़्यादा निगेटिव वोल्टेज है, इसके कारण से इधर आपकी जो रिपोलराइजेशन है पॉजिटिव डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई है। तो एस्कार्बोसा क्राइटेरिया क्या कहती है कि ये ज़्यादा टॉल नहीं होनी चाहिए, ये इतना टॉल हो गई, मान लीजिए ये इतना टॉल हो गई, तो ये तो QRS से भी ज़्यादा टॉल हो गई, तो ये ST एलिवेशन EMI हो सकती है, ये एस्कार्बोसा क्राइटेरिया बोलती है, क्योंकि ये आपको मैक्सिमम लेस दैन 25% ऑफ दिस एम्पलीट्यूड होना चाहिए। क्या, लेट मी ड्रॉ इट अगेन एंड क्लैरिफाई इट, कि ऐसा है, मान लीजिए AC है, तो ये जो है ना एलिवेशन, ये आपको लेस दैन 25% ऑफ दिस एम्पलीट्यूड होना चाहिए। ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, मानिए 25% से ज़्यादा है, तो ये ST एलिवेशन EMI ही होती है। तो एस्कार्बोसा क्राइटेरिया आप आई थिंक समझ गए होंगे कि कॉन्कोर्डेंस है, ST एलिवेशन में कॉन्कोर्डेंस है, ST डिप्रेशन में कॉन्कोर्डेंस है, ST डिप्रेशन में, तो वो सजेस्ट करेगी आपको ST एलिवेशन EMI। और डिस्कॉर्डेंस भी है, यहाँ पर तो डिस्कॉर्डेंस है, लेकिन वो डिस्कॉर्डेंस 25% से ज़्यादा एम्पलीट्यूड में है, तो वो भी सजेस्ट करेगी आपको ST एलिवेशन EMI।